कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारतीय न्यायपालिका में एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखा गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए और कई संवैधानिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनके फैसलों पर एक गंभीर पुनर्विचार हो रहा है। कुछ लोग उन्हें लोकतंत्र और न्याय की रक्षा के लिए याद करेंगे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि उनके कार्यकाल ने न्यायपालिका की साख पर गंभीर सवाल खड़े किए। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर के फैसले की। ये फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण था। एक और ये फैसला हिंदू भावनाओं के अनुरूप था, लेकिन दूसरी ओर इसमें न्याय और संविधान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस फैसले का सहलेखन तो किया, लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने का साहस नहीं दिखाया। एक ऐसे न्यायाधीश से ये उम्मीद की जा सकती है कि वह अपने द्वारा किए गए निर्णयों पर पूरी जिम्मेदारी ले, लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एक ऐसा निर्णय था जिसने उन्हें साहसहीन दिखाया, जो भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षित नहीं था। चुनावी बोर्ड की योजना ने भारतीय राजनीति में धन के खेल को बदल दिया। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें काले धन के प्रवाह और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर गंभीर सवाल उठे। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस योजना को अवैध घोषित किया, लेकिन ना तो इसका कोई ठोस परिणाम निकला और ना ही कोई कार्रवाई की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम तो उठाया, लेकिन उस पर अमल करवाने में असफल रहे। क्या ये केवल एक औपचारिकता थी जिसे जनता को दिखाने के लिए किया गया, या फिर इसमें कोई वास्तविक इरादा था? ये सवाल उनके पूरे कार्यकाल पर एक काला धब्बा छोड़ता है। शिंदे फडणवीस अजीत पवार सरकार को अवैध कहना और फिर उसी सरकार को बिना किसी ठोस कार्रवाई के जारी रखने की अनुमति देना एक और बड़ा उदाहरण है जहां चंद्रचूड़ की न्यायिक क्षमता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल के कार्यों को अवैध करार किया, फिर भी ये अवैध सरकार पूरे कार्यकाल तक बनी रही। इस फैसले ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या न्यायपालिका के पास असली ताकत है या फिर ये केवल एक पेपर्स टाइगर है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसने अडानी समूह पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया, भारतीय कॉर्पोरेट जगत में भूचाल ले आए। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो चंद्रचूड़ ने इसे स्वतंत्र रूप से जांचने के बजाय विशेषज्ञों की एक टीम बना दी। ये एक और उदाहरण था जहां उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के बजाय उसे टालने की कोशिश की। अगर अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोप गलत थे तो उन्हें अमेरिकी अदालतों में मुकदमा दायर करने का निर्देश देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मामला यहीं थम गया। क्या न्यायालयों की जिम्मेदारी नहीं होती कि वे सार्वजनिक हित के मामलों में त्वरित और सख्त निर्णय लें, या फिर बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई से बचना भारतीय न्यायपालिका की नई परंपरा बन गई है? अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला भी चंद्रचूड़ के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ये मामला लंबे समय तक कोर्ट में लंबित रहा और अंत में चंद्रचूड़ ने इसे संवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले पर निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों? क्या ये जानबूझकर था ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके, या फिर ये केवल न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति थी? एक ऐसा मुद्दा जो कश्मीर की राजनीति और वहां के लोगों की जिंदगी को सीधा प्रभावित करता है, उसे इस तरह से टालने से न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उमर खालिद और भीमा कोरेगांव मामले में चंद्रचूड़ का रवैया भी आलोचनाओं का शिकार रहा है। उमर खालिद, जिन्हें जमानत से वंचित किया गया,
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं जो अमीर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है और मुस्लिम है। ये 3 कारक शायद उनके खिलाफ गए और यही कारण है कि उनकी जमानत पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। न्यायालय का ये रवैया बताता है कि हमेशा देश की न्यायिक प्रणाली में भी विशेष अधिकार और शक्तिशाली लोगों को तरजीह दी जाती है। भीमा कोरेगांव मामले में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण देखने को मिला। इस मामले के आरोपियों, जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल थे, उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के जेल में रखा गया। फादर स्टेन स्वामी की मौत और प्रोफेसर GN साईबाबा के साथ हुए अत्याचार इस बात का उदाहरण है कि न्यायिक प्रणाली किस हद तक कमजोर हो चुकी है। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ऐसे मामलों को सुलझाने के बजाय इन्हें अनदेखा किया गया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल का सबसे बड़ा पहलू ये है कि उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए, लेकिन उनके पीछे ठोस कार्रवाई या साहस का अभाव था। चाहे वह चुनावी बॉन्ड का मामला हो या फिर राम मंदिर का फैसला, हर जगह उन्होंने आधे अधूरे फैसले लिए। ये फैसले सिर्फ जनता को दिखाने के लिए थे, ताकि ये दिखाया जा सके कि न्यायपालिका सक्रिय है, लेकिन असल में कोई बड़ा बदलाव या न्याय नहीं हो पाया। आखिरकार ये सवाल उठता है कि क्या चंद्रचूड़ ने न्याय प्रणाली को बेहतर किया या उसे विफल किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में इतिहास देगा, लेकिन अभी के लिए ये निश्चित है कि उनका कार्यकाल विवादों और असफलताओं से घिरा रहा। आखिर में चंद्रचूड़ को शायद उस घटना के लिए भी याद किया जाएगा जब वह प्रधानमंत्री के साथ मंदिर में पूजा करते नजर आए। एक मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक होता है, उनका इस तरह से राजनीतिक हस्तियों के साथ पूजा करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वह न्यायपालिका की धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? ये घटना एक बार फिर से बताती है कि उनके कार्यकाल में न्यायपालिका कितनी राजनीतिक प्रभावों में रही। कैमरे की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के साथ पूजा करना न्यायपालिका की छवि को ठेस पहुंचाता है और ये संदेश देता है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच की दीवार अब इतनी मजबूत नहीं रही। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। उन्होंने कुछ बड़े और विवादास्पद फैसले दिए, लेकिन उनका क्रियान्वयन हमेशा सवालों के घेरे में रहा। उनकी न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी ने भारतीय न्यायपालिका की सीख को कमजोर किया है। उनका कार्यकाल एक ऐसा समय रहा जब न्याय और राजनीतिक प्रभावों के बीच की रेखा धुंधली हो गई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जो सवाल उठे हैं वह शायद लंबे समय तक बने रहेंगे और चंद्रचूड़ को इसके लिए याद किया जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।